दोस्तों, आप हमारे चैनल पे जिसका नाम एसके एडवांस इन्फो है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ईपीएफ के बारे में। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने जा रहा हूँ इस वीडियो में। ऑलरेडी मैंने जैसे कि 2-3 वीडियो ऑलरेडी बनाया हूँ, जो मैंने ईपीएफ के ऊपर मैंने बेसिक क्वेश्चन आंसर सेशन रखा था और जिसमें मैं पूरा एक्सप्लेन किया हूँ, जिसका आपको आई बटन पे दिख जाएगा। तो जो भी आप लोग कमेंट करते हैं, मैं उसे कमेंट को जो है मैं पिक करता हूँ, अपने नोट्स में लिखता हूँ और मैं जो है सारे जो है क्वेश्चन के आंसर पूरा जो है प्रॉपर दे देता हूँ मैं हर वीडियो में। तो अगर आप वो वीडियो देखेंगे जो आई बटन पे मैं आपको दूंगा उसका लिंक, तो आपको उसमें पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हूँ पीएफ क्या है, पीएफ के बारे में मैंने लॉ एक्ट सारी चीज़ें मैंने बताया हूँ पीएफ के बारे में और बहुत सी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की हूँ। तो प्लीज़ अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी नॉलेज में और ग्रोथ होगा और आपकी नॉलेज और बढ़ जाएगी। तो आज इस बेसिकली वीडियो में आपको मैं पूरा इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। इतना आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि आप खुद आपका जो पीएफ निकाल लेंगे। जो है मोटी मोटी बात जो है इंपॉर्टेंट बात है, जैसे पेंशन के बारे में आज मैं ज़्यादा इस पर एक्सप्लेन करूंगा आपको, क्योंकि पीएफ में मैंने ऑलरेडी बहुत सी वीडियो बनाया हूँ जिसके बारे में आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, तो आप जो है प्लीज़ उसको देख भी लेना, आपकी और नॉलेज में जो है इजाफा होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो जैसे कि पहला जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी फ़िलहाल चल रही है वो है कोविड-19 पे। यानी जैसे कि आपको जो है पता चला होगा इसके बारे में कि निर्मला सीतारमण ने जैसे कि सर्कुलेशन पास किए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि जो है अब जो है जो भी मेंबर है ईपीएफ के साथ जो रजिस्टर्ड है, भले वो वर्कर हो या एम्प्लॉय हो, तो वो अभी जो है अपना जो 75% पीएफ निकाल सकता है फ्रॉम हिज और हर एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर का। यानी पीएफ का 75% अब निकाल सकता है। तो उसके बारे में ये लॉ पास हुआ था। लेकिन इसमें अभी इतनी ही बात सिर्फ हमें समझना काफ़ी नहीं है, इसमें हमें और भी जैसे कि इन डिटेल आप जैसे कि समझना पड़ेगा कि किसके लिए है, एलिजिबिलिटी क्या है, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे रखना, मतलब जैसे कि अटैच करना पड़ेगा। तो मैं आज आपको इस पूरा वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पहले एडवांस कोविड-19 पे, उसके बाद हम चलेंगे पेंशन की तरफ। तो सबसे पहले जो हम समझते हैं कि ये क्यों लाया गया, यानी ये सर्कुलेशन पास क्यों किया गया है। तो ये सर्कुलेशन पास इसके लिए किया गया क्योंकि अभी इस सिचुएशन में कई से जैसे कि जो कंपनी है, एम्प्लॉयर ने जो मतलब एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया है, या बहुत से जैसे कि एम्प्लॉय की सैलरी नहीं आ रही। तो इस वक्त सब लॉकडाउन में है, सारे लोग जो है परेशान हैं। तो इसलिए जो है निर्मला सीतारमण ने पास किए थे लॉ जैसे कि, और उसमें कहा था कि आप जो है अपना पीएफ निकाल सकते हो भाई विदिन 3 वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। जो हो रहा है हार्डली 2 दिन में भी बहुत से लोगों का हो रहा है, जितना मैंने बहुत से लोगों का किया हो तो 2 दिन में हो जा रहा है, किसी का तो नेक्स्ट डे में हो जा रहा है। तो मतलब इस पर अच्छा वर्क किया जा रहा है। और जो भी थर्ड पार्टी है, यानी जैसे कि ईपीएफ ने थर्ड पार्टी को जैसे हायर किया है और वो थर्ड पार्टी जो है सिर्फ कोविड-19 पे काम कर रहे हैं। यानी अभी जो फिलहाल पीएफ ऑफिस में मोस्टली जैसे कि 80-90% सिर्फ कोविड-19 पे काम किया जा रहा है, वो क्लेम को पास किया जा रहा है। और जितने भी अदर्स वर्क है जैसे कि किसी का केवाईसी अप्रूवल के लिए या किसी की ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट के लिए वो काम हो रहा है, लेकिन बहुत डिले हो रहा है। तो पहले हम ये बात देखते हैं कि क्राइटेरिया, अब कोविड-19 पे क्राइटेरिया क्या है, कितना अमाउंट आएगा। एक्चुअल में आपको पूरा इसमें बताऊंगा, तो प्लीज़ आप गौर से इस वीडियो को देखना, क्योंकि बहुत से लोग को जो है अभी भी जैसे कि पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज़ के बारे में। फॉर एग्जांपल, अगर आपका पीएफ है, पीएफ सिर्फ एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर, नॉट योर पेंशन अमाउंट। ओके, तो पीएफ यानी एम्प्लॉयर शेयर का 75% या बेसिक सैलरी का बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस ऑफ 3 months। ओके, विचएवर इज लीस्ट विचएवर इज लेस। यानी या तो फिर आपको जैसे कि आ सकता है पीएफ का 75% एम्प्लॉय शेयर का, या फिर बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस ऑफ 3 months, यानी 3 महीने का बेसिक सैलरी का और डीएनएस अलाउंस दोनों को ऐड करते हुए, और या दोनों में से कोई भी कम हो जाएगा वो आपको अमाउंट आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल बहुत से लोग ने मुझे कॉल किए, जैसे कि एक कस्टमर थे, उन्होंने मुझे कॉल किए थे और उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि मेरे पास जैसे कि 6 लाख रुपया है मेरे जो है पीएफ में, यानी एम्प्लॉय शेयर एम्प्लॉयर शेयर, तो अगर मैं इसका 75% निकालूंगा 6 लाख का, तो मुझे इतना इतना अमाउंट आएगा।
क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो उन्होंने मुझसे पूछा था सवाल। तो फिर मैंने उनको पूछा ऐसा नहीं है कि आपको जो है अगर आपका 6 लाख है तो उसमें 75% आएगा, ऐसा नहीं। और क्राइटेरिया, अगर आपकी बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस ऑफ 3 मंथ्स का भी ऐड करिए, उसको जोड़िए, और उसके बाद दोनों में से जो कम होगा, अगर फॉर एग्जांपल बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस हो रहा है मेरा 1 लाख रुपीज़, और जैसे कि मेरा PF हो रहा है एम्प्लॉय शेयर का 3,50,000, तो 3,50,000 नहीं आएगा, आपको 1 लाख आएगा, क्योंकि 2 क्राइटेरिया है, 2 में से एक चीज़ आएगा जो कम है, विच एवर इज लेस, क्लियरली मेंशन है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी दूंगा इसके बारे में। अब हम ये समझते हैं कि मैं कितने बार इसे अवेल कर सकता हूँ। अब काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे मतलब कितने बार मैं अवेल करूँ। एक कस्टमर का मेरे को मिला था, जैसे कि मेरे फ्रेंड ही है, उसका दोस्त है, तो उसने मुझे सेंड किया, और वो इतना मतलब जैसे कि या तो फिर 2 चीज़ें, या तो फिर वो उसको नॉलेज था, वो मेरे साथ गेम खेल रहा था, या तो फिर सेकंड था कि उसको नहीं नॉलेज था। उसने ऑलरेडी कोविड-19 पे मतलब उसने क्लेम कर दिया था, और उसने मुझे सेंड किया। तो फिर मैंने जब उसका चेक किया, जैसे कि ट्रैक क्लेम स्टेटस में जाके चेक किया, और व्यू क्लेम स्टेटस मैंने उसका देखा, तो फिर मैंने पूछा कि तू तो ऑलरेडी जैसे कि मतलब आपने ऑलरेडी क्लेम कर चुका है कोविड-19 पे, जो आउटब्रेक पेंडेमिक ऑफ कोविड-19 का जो जैसे कि एक पारा है, वो आप चाहे तो जैसे कि देख सकते जब आप एडवांस फिल करेंगे। तो उसने कहा मैंने हाँ ऑलरेडी मैंने तो फिल किया था, लेकिन 2 बार तो आ सकता है। तो बोला ऐसा नहीं है, आप एक ही बार उसे अवेल कर सकते हैं। यानी ये जो कोविड-19 है, मेंबर जो एक ही बार अवेल कर सकता है, ये बेनिफिट 2 बार 3 बार के लिए नहीं है, ओनली 1 टाइम। ओके, क्लियरली मेंशन है, एक ही बार आप अवेल कर सकते हैं। एंड लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज मोस्ट ऑफ my friends they are asking question ki do we need to upload any documents to get advance COVID-19 का मुझे कुछ ऐसा explain करना है या मुझे कोई documents, so you don't need to upload, you don't need to attach any documents। okay, easily आप जैसे normal claim करते थे आप advance का, जैसे कि हो सकता है आप पहले illness डालते हो, या फिर आप परचेस ऑफ हैंडीकैप इक्विपमेंट या पावर कट, वेजेस ऑफ, जैसे कि कुछ भी रीज़न, तो वैसे ही नॉर्मल है। बस आपको आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक 19 जो पहला ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करना है। यू नीड टू फिल योर डिटेल्स, एम्प्लॉय एड्रेस, एंड देन क्लिक ऑन OTP, जो आप आधार OTP पे, और उसके बाद आपको OTP आएगा, आप क्लेम करिए। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये क्लियर था, और ये क्लियर करने के लिए मुझे जो है कहा भी गया है मेरे फ्रेंड ने कि अगर आप नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो प्लीज़ क्लैरिफाई ऑन दिस। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इस पर पूरा क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ, एक्चुअल क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ज़रूरत है, क्या क्राइटेरिया है, कितना निकलेगा, कितने बार अवेल कर सकता हूँ। तो आई होप मैंने इस पर क्लियर कर दिया हूँ। ये हुई इन्फॉर्मेशन जो फ़िलहाल लेटेस्ट चल रही है। अब चलिए, अब मैं आपको जो है सिखाता हूँ और भी चीज़ें आपको, जैसे कि पेंशन के बारे में और भी चीज़ें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। इस पर मैं ESIC का भी रखने जा रहा हूँ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो होपफुली आपको अच्छी लग सकती है। थोड़ा सा बेसिक 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब एक मेंबर, जैसे कि जब एक एम्प्लॉई कोई कंपनी में ज्वाइन करता है तो उसको क्या बेसिक क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको बताऊँगा ESIC में। अब एक और बात कहना था मुझे, जैसे कई से लोग पूछ रहे हैं कि जैसे कि लॉकडाउन की सिचुएशन में कोई ऐसा तरीका बता दो जहाँ पे घर बैठे ही इनकम जनरेट कर सके, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि बहुत सी एम्प्लॉयर है जो टर्मिनेट कर दे मेरे जो एक फ्रेंड को। ओके, और बहुत से लोग जो है एम्प्लॉयर सैलरी नहीं दे रहे काम कराने के बाद भी, या फिर उसमें डिडक्शन करके दे रहे। तो क्या कोई ऐसा ऑनलाइन तरीका है जहाँ पे हम बैठ के घर पे कमा सकें? सो यस, देयर आर मैनी वेज ओके वेयर यू कैन अर्न मनी एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन, बट उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फ़िलहाल मैंने ये रिसेंटली जस्ट अपलोड किया हूँ मैंने अभी फ़िलहाल, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो, उसमें आपकी और नॉलेज बढ़ेगी। जिसमें मैंने उस वीडियो में मैंने 8 तरीके ऐसे बताए हैं कि जहाँ से आप घर बैठे इनकम जनरेट कर सकते हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना, काफ़ी इन्फॉर्मेशनल वीडियो है आप सभी लोगों के लिए। चलिए अभी आते हैं, हम समझते हैं पेंशन के बारे में। अब स्टार्ट करता हूँ मैं ओके जो मेरी वीडियो बनाना है जिसके बारे में, जैसे कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आता है पेंशन के ऊपर। पेंशन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी PF पे काफ़ी वीडियो बनाया हूँ, बेसिक क्वेश्चन आंसर सेशन, और एक छोटा सा मैंने कोर्स भी बना दिया था। अगर आप चाहे तो जैसे कि देख सकते हैं, आई बटन में डेफिनेटली मैं दे दूंगा, और जैसे कि लिंक
डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा डेफिनेटली। सो लेट्स कम टू पेंशन। उस पर मैं बताता हूँ आपको कि पेंशन एक्चुअली क्या है। ओके, पेंशन जैसे एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, ओके, एज़ कम्पेयर टू पीएफ। क्योंकि पीएफ आप नॉर्मली निकाल सकते हैं, उसमें कोई भी ऐसा ये नहीं है कि कोई सर्विस इतना होना चाहिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल है, अगर आपने कोई कंपनी में काम किए हैं, अगर आपके पासबुक में अमाउंट शो कर रहा है, एम्प्लॉयर शेयर, एम्प्लॉय शेयर, येस डेफिनेटली आप पीएफ निकाल सकते हैं। सो देयर इज़ नो क्राइटेरिया, ओके, जहाँ पे कोई सर्विस पीरियड होना चाहिए इतना इतना, ऐसा नहीं है कोई भी। फ़िलहाल आप इजीली निकाल सकते हैं। बट जब बात आती है पेंशन पे, तो इसमें इसमें चेक किया जाता है आपकी सर्विस कितनी है। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि पेंशन दो चीज़ में डिवाइड हो जाता है। एक डिवाइड हो जाता है रिटायरमेंट के बाद वाला, एक हो जाता है बिफोर रिटायरमेंट, यानी एक आफ्टर रिटायरमेंट है, एक बिफोर रिटायरमेंट है। इफ़ आई टॉक अबाउट बिफोर रिटायरमेंट, तो उसके लिए आपको फॉर्म फिल करना होगा, फॉर्म 10C। अब इसके लिए सर्विस, जैसे कि सर्विस पीरियड है, अगर आपकी सर्विस 6 मंथ्स से लेके 9.6 ईयर है, यानी 6 मंथ से लेके 9.6 यानी 9 साल 6 महीना, तो आप फॉर्म 10C के लिए एप्लीकेबल होते हैं। अगर मेरी सर्विस 5 मंथ्स की है, सो कैन आई एबल टू विदड्रॉ पेंशन अमाउंट? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, बिकॉज उनके सिस्टम पे जब वो क्लेम पास करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई कंपनी में काम किया हूँ, ओके, 5 महीना, तो आपको खुद ही एरर आ जाएगा। जब आप यूएन पोर्टल पे भी जाएंगे, क्लेम करने जाएंगे, तो आपको एरर आएगा कि योर सर्विस इज़ लेस देन 6 मंथ्स। तो काफ़ी जो ये एरर आता है जब भी, क्योंकि सिस्टम पढ़ लेता है, सिस्टम रीड कर लेता है। तो अगर आपकी सर्विस 6 मंथ से कम है, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर पेंशन। बट व्हाट हैपन्स इफ माई सर्विस इज़ मोर देन 9.6 ईयर? अब क्या हुआ कि मेरी सर्विस 9 साल 6 महीने के ज़्यादा है, तो मुझे क्या करना होगा? अगर इनकेस अगर आपकी सर्विस 9 साल 6 महीने से ज़्यादा है, तो फिर आपको जो है एक पेंशन जैसे कि सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो आपको जो प्राप्त करना है, वो आपको लेना है पेंशन सर्टिफिकेट, ओके। फिर वो आपको जो है सबमिट करना है पीएफ ऑफिस में। जो पेंशन सर्टिफिकेट में सब मेंशन रहता है कि ये इसकी डेट ऑफ जॉइनिंग क्या है, डेट ऑफ एग्जिट क्या थी, ये मेंबर के बारे में पूरा उसकी डिटेल एक्सप्लेन रहती है, डेमोग्राफिक डिटेल सब रहती है उसमें, जिसमें मेंशन रहता है कि इस एम्प्लॉय ने मेरे ऑर्गेनाइजेशन में इतना इतना काम किया है एंड नाउ ही इज़ एलिजिबल फॉर पेंशन सर्टिफिकेट। तो उसे पेंशन मिलता है सर्टिफिकेट, ओके, जब वो 58 ईयर्स के अबव हो जाता है। अब कई से लोग मुझसे पूछते हैं, मेरे को एक कॉल आया था एक्चुअली फ्रॉम कैलरा, ही कॉल्ड मी, ही सेड कि आई वांट टू विदड्रॉ पेंशन अमाउंट। सो आई चेक हिज सर्विस हिस्ट्री, और मैं देखा तो उसकी टोटल सर्विस हिस्ट्री, यानी अब सर्विस हिस्ट्री पे भी मैं कैलकुलेशन पे बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप जब जाते हैं व्यू सर्विस हिस्ट्री में, सो अगर आप स्टार्ट करते काम इन द ईयर ऑफ 2003, तो 2003, और जब आप लास्ट आपकी कंपनी, यानी देखते हैं जब आप पेंशन पीएफ ट्रांसफ़र होता रहता है, और पीएफ ट्रांसफ़र पे भी मैं आपको बताऊँगा एक वीडियो, मतलब जैसे कि एक्सप्लेन करूँगा कि वो कैसे होता है, मतलब व्यू सर्विस हिस्ट्री में क्यों नाम आ जाता है नई कंपनी का, कैसे आता है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहने जा रहा हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टार्ट करता हूँ काम, एक कंपनी में काम करता हूँ जिसका नाम है ABC। अगर मैंने ABC कंपनी में ज्वाइन किया हूँ इन द ईयर ऑफ 2003, ओके, और मैं काम, मेरी लास्ट कंपनी जब तक, यानी उस वक्त मैंने 2003 के बाद मैंने 6-7 कंपनी में काम किया हूँ फॉर एग्जांपल, ओके। अब मेरी सर्विस दिख रही है डेट ऑफ एग्जिट लास्ट कंपनी का 2019, तो मेरी सर्विस हो गई 9 साल 6 महीने से ज़्यादा। अब मैं एलिजिबल हो जाता हूँ पेंशन के लिए। तो फिर आपको क्या होता है कि मतलब आपको एक पेंशन सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपको आफ्टर 58 ईयर्स, यानी 58 साल का हो जाते हैं आप, उससे ज़्यादा हो जाते हैं 58 ईयर्स के बाद, फिर आप एलिजिबल होते हैं फॉर्म 10D के लिए। अब फॉर्म 10D के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हूँ, ओके, जो मैंने EPF बेसिक क्वेश्चन आंसर के ऊपर मैंने बनाया था, आई बटन पे है। उस वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन किया फॉर्म 10D क्या होता है। फिर भी इसमें थोड़े थोड़े से मैं एक्सप्लेन करूँगा फॉर्म 10D एक्चुअली क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। अगर आपकी एज हो जाती है 58 ईयर्स के बाद, और अभी आप सोच रहे हैं कि चलो मैं PF निकाल लूँ मेरा, पेंशन अमाउंट निकाल लूँ मेरा, तो मैं क्या करूँ, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन तरीका आता है फॉर्म 10D। अब कई से लोग मुझसे ये पूछते
कि मुझे फॉर्म 10 तो दिख नहीं रहा है, तो आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपकी एज 58 ईयर्स नहीं होगी। अगर आपकी एज 57 है, 54 है, तो आपको वो ऑप्शन नहीं दिखेगा। वो दिखता कैसे? मतलब जब आप ऑनलाइन क्लेम स्टेटस पे जब क्लेम करने जाते हैं तो आपको देखिए दिखता है कि फॉर्म 19, फॉर्म 10C, फॉर्म 31 एडवांस। तो जब आपकी एज 58 ईयर्स के ऊपर हो जाएगी, तो जब सिस्टम प्रॉपर रीड कर लेता है तो ऑटोमेटिक वो जो है आपको दिखता है। यानी यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, वो आपको ऑटोमेटिक जो है जैसे कि आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि येस फॉर्म 10D, तो फिर उसके बाद फिल कीजिए और इजी है। आपको एम्प्लॉई एड्रेस और जो भी है आपको OTP मंगा के, यानी गेट आधार OTP करना है और आपको OTP आएगा, क्लेम कर दीजिए, नॉर्मल प्रोसीजर है। बट उसके लिए आपको KYC आपका प्रॉपर होना चाहिए, यानी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स एकदम प्रॉपर होना चाहिए। और आपका जो है सारे डिटेल, डेमोग्राफिक डिटेल्स, विच मीन्स योर नेम, योर जेंडर, योर डेट ऑफ बर्थ, ओके, ये सब प्रॉपर होना चाहिए और आधार नंबर एज वेल। तो ये सब प्रॉपर होना चाहिए, फिर आप जो फॉर्म 10D निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हुआ, हम देखें आफ्टर रिटायरमेंट। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट हैपेंस कि इफ़ आई डाई, जो मैं मर गया, मतलब जैसे 58 ईयर्स के बाद मैंने अपना पेंशन नहीं निकाला तो और मैंने नॉमिनी भी नहीं दिया, तो नॉमिनी नहीं दिया तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो गया। आपको फिर रिलेशन डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना है, ओके, कोर्ट के पास आपको जैसे कि जाना होगा आपको, और इस पर केस आपको दर्ज करना होगा कि इतना मेरा मेंबर था, ओके, और ये जो है मतलब इतना इतना काम के, बट इनकी डेथ हो गई, बट उन्होंने नॉमिनी नहीं मेंशन किए थे। सो प्लीज़ आप ये कर दीजिए। तो फिर आपको जो बहुत इसमें झंझट है एक्चुअली, बट है कि अगर आप करेंगे, आप मेहनत करेंगे तो निकल जाएगा आपका, बट आपको बहुत सी चीज़ें दिखाना है। तो इसके लिए मैं जैसे कि मोस्टली हर वीडियो में बताता हूँ, प्लीज़ अपलोड, प्लीज़ अपडेट योर नॉमिनी डिटेल्स, ओके, आप नॉमिनी डिटेल्स आप डालिए, ओके। और सेकंड है कि आप जो है प्रॉपर चेक करते रहिए, आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स सब प्रॉपर देखते रहिए, कंट्रीब्यूशन कब आया क्या नहीं है, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट क्या होता है कि कई से लोग में भी दे डोंट हैव नॉलेज अबाउट EPF, और वो कंपनी छोड़ देते, तो जब मेरे को कांटेक्ट करते तो ना उनके पास एम्प्लॉयर का कोई डिटेल्स होता नहीं है, ना कोई कांटेक्ट डिटेल या ना ईमेल एड्रेस जहाँ से हम एम्प्लॉयर से बात कर सके, क्योंकि KYC अप्रूव कर दीजिए, मगर उनके पास कुछ भी। इनफैक्ट I have seen many peoples after leaving that organization, they don't have UN number, and they don't have salary slip as well, they don't know their employee code as well। तो ये सब चीज़ें उनको पता ही नहीं होता है। तो प्लीज़ ये सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, ओके। अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, सो यू शुड नो द बेसिक डिटेल्स ऑफ EPF, आपको जो पता इतना तो होना ही चाहिए आपको एक्चुअली। अब हम समझते हैं कि मैंने बिफोर रिटायरमेंट का बताया, आफ्टर रिटायरमेंट का बता दिया हूँ ऑलरेडी, कि अगर आप बिफोर रिटायरमेंट निकालना चाहते हैं तो आपकी सर्विस 6 मंथ से लेकर 9.6 ईयर्स होना चाहिए, और आपका जो है तो फिर आप फॉर्म 10 से फिल कीजिए, आपका पेंशन निकल जाएगा। उसके लिए आपको पता है कि कोई भी क्लेम करना तो, लेकिन आपको आपका KYC एकदम प्रॉपर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप अपडेट करा लीजिए। अब हम समझते हैं, कई से बार मुझे बहुत से क्वेश्चन आए हैं कि मतलब मैं पेंशन तो निकालता है लेकिन पेंशन कम क्यों आता है, PF लोगों बराबर आता है, PF मेरा 10,000 है भाई, 10,000 तो बराबर आता है, बट पेंशन क्यों कम आता है भाई, मैं क्या गुनाह किया हूँ। तो आपको बताता हूँ कि पेंशन इसलिए कम आता है आपको कि एक पेंशन टेबल डी होता है, उसके हिसाब से एक पेंशन जो है मतलब कैलकुलेट करके दिया जाता है। अब हम समझते हैं, आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा वो, ओके। फॉर एग्जांपल इफ़ योर सर्विस इज मतलब 6 मंथ से लेके 1 ईयर है, तो 1.02 जो है प्रोपोर्शन होता है, जो परसेंटेज होता है 1.02 के हिसाब से आता है ऑफ योर बेसिक सैलरी। फॉर एग्जाम्पल इफ माई बेसिक सैलरी इज 10,000, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, इफ माई बेसिक सैलरी इज 10,000 और 15,000 व्हाटएवर, बट मैं 10,000 के ऊपर ही बताता हूँ आपको। तो 10,000 इंटू 1.02 इट बिकम 10,200, इतना आएगा। इफ़ योर सर्विस इज 2 years 1.09 1.99 आएगा आपको। मतलब आपको जो सिर्फ आपको इंटू करना है बेसिक सैलरी से। इसमें ये मत करिए आपका जो है आपकी नेट सैलरी या आपकी ग्रॉस सैलरी या अगर आपका जो है CTC, ये सब मत आप कैलकुलेट कीजिए। सिर्फ आपका सिंपली है कि आपका बेसिक सैलरी इंटू जो परसेंटेज है, प्रोपोर्शन है अकॉर्डिंग टू योर सर्विस हिस्ट्री। इफ़ माई सर्विस ईयर इज़ 3 years, सो इट बिकम 2.98। तो मैं आपको दिखा दूंगा वो टेबल डी पूरा,
तो इसके हिसाब से आता है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी सर्विस 1.4 ईयर्स है, 1.4 ईयर्स है तो फिर भी 1 ईयर जैसा काउंट होगा आपका। अगर मेरी सर्विस 2.4 है तो 2 ईयर्स ही जैसा काउंट होगा, इसका मतलब नहीं 3 साल हो जाएगा। हाँ, अगर मेरी सर्विस 2.8 है, 2.9 है तो फिर आपकी सर्विस 3 ईयर्स के जैसे क्या मतलब काउंट होती है। तो ये हुआ। अगर आपकी सर्विस 6 महीने से कम है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर पेंशन एज आई टोल्ड यू। सो ये क्लियर है एकदम, आपको टेबल डी के हिसाब से ही आपको पेंशन अमाउंट आता है। कई से लोग बोलते हैं कि मुझे पेंशन कम आए 200, 300, 400, तो यही रीज़न है कि इसलिए कम आपको जो पेंशन आता है, आपको उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। पीएफ ऑफिस वाले बराबर डिसाइड करके ही आपको पैसा देते हैं। हाँ, अगर कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई इन केस, सो यू कैन लॉज ग्रेवेंस, ओके, जिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप प्लीज़ उसको भी देख लेना, आपकी इन्फॉर्मेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि कैसे जो है मतलब कंप्लेन जैसे कि रेज करते हैं ईपीएफओ को। अगर इनकेस अगर आपका कम है, वैसे तो अब तक के मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि कुछ कम किसी को पैसा आया है। तो प्लीज़ आप जो है ग्रेवेंस पे मैं वीडियो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे देख लेना। अब आता है कि नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि क्लेम अंडर प्रोसेस ड्यूरिंग लॉकडाउन। ये भी अभी भी चल ही रहा है एक्चुअली। कई से लोग जो 2 महीने 2.5 महीना पहले क्लेम कर दिए थे, ओके, तो उनका जो क्लेम है, ओके, वो उनको जैसे कि अंडर प्रोसेस दिख रहा है, 2 महीना 2.5 महीना हो गया। लेकिन अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था। लेकिन अभी एक गुड न्यूज़ है कि काम स्टार्ट हो चुका है और मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है जहाँ पे मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, ओके, कि वो लोग काम स्टार्ट कर दे। मैंने ग्रेवेंस रेज किया था तो उन्होंने मुझे जो है पीएफ ऑफिस वालों ने मुझे रिप्लाई किया था कि हम वर्क फ्रॉम होम का भी काम स्टार्ट कर दिए हैं। तो अभी यस, हम जो है जैसे कि अंडर प्रोसेस जो भी क्लेम है 2 महीना 3 महीने से, वो हम पास कर रहे हैं। और मेरे काफ़ी दोस्तों का हुआ है, ऑलरेडी क्लियर हो गया उनको पीएफ आ चुका है फॉर्म 19 और 10C का। तो जिनका भी अंडर प्रोसेस था, डोंट वरी गाइस, ओके, आप लोगों का क्लेम जो है पास होगा, आपको कोई प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सो डेफिनेटली आपका क्लेम जो है मतलब फॉर्म 19 फॉर्म 10C जो है सेटल हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो एक ये छोटी सी अपडेट थी दे देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं इस पर, मुझे काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं मेरे वीडियो पे। सो आई वुड लाइक टू टेल देम कि उनका क्लेम हो रहा है पास, ओके, सो नो नीड फॉर दैट। तो अभी आता है कि कैलकुलेशन ऑफ ईपीएफ एंड ईएसआईसी। अब कैलकुलेशन भी आपको समझना ज़रूरी है कि आपका कितना कैलकुलेशन होता है और एम्प्लॉयर का कितना होता है। अक्सर लोग क्या होता है कि जब व्हेन इट कम टू कैलकुलेशन, ओके, वो अपने ही कैलकुलेशन पूछते हैं, बट यू शुड नो द कैलकुलेशन एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर एज वेल, कि एम्प्लॉयर का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या इसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन होता है, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें, और दोनों का बता रहा है, ईपीएफ एंड ईएसआईसी बोथ, ओके। ईपीएफ पे मैं बात करूँ तो होता है 3 टाइप का शेयर, 3 कंट्रीब्यूशन होता है। पहला होता है एम्प्लॉय शेयर, सेकंड होता है एम्प्लॉयर शेयर एंड द सेकंड इज पेंशन कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय शेयर का होता है 12% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी 12% जो है शेयर होता है खुद का एम्प्लॉय शेयर। और फिर एम्प्लॉयर शेयर होता है 12%, बट ये 12% डिवाइड हो जाता है। एम्प्लॉयर शेयर होता है 3.67% एंड पेंशन कंट्रीब्यूशन होता है 8.33, यानी एम्प्लॉयर ही का दोनों है, पेंशन की भी एम्प्लॉयर ही मतलब देता है, लेकिन ये डिवाइड कर दिया जाता है। तो एम्प्लॉयर शेयर इज़ 3.67% एंड पेंशन कंट्रीब्यूशन इज़ 8.33%. So when you add 8.33% plus 3.67 it become 12%. So काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या पीएफ डबल होता है? यस, पीएफ डबल होता है इस कैलकुलेशन के बेस पे, यानी योर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज 12% and the employer contribution is 3.67% plus 8.32%, that is pension contribution. If you add, okay, तो बनता है 24%, it means पीएफ डबल होता है।
ओके, तो ये क्लियर है एकदम बात। ओके, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं और काफ़ी बार मैंने एक्सप्लेन किया हूँ मैंने लोगों के लिए, मेरे व्यूवर के लिए, मेरे फ्रेंड के लिए इस चीज़ के बारे में। सो होपफुली मैंने ये क्लियर कर दिया हूँ। ओके, तो अगर आपको और इन्फॉर्मेशन जानना है तो उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो जाके आप वो भी वीडियो देख लेना। तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वीडियो का जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो मैं डेफिनेटली आप सभी लोगों के लिए दे दूंगा। तो प्लीज़ आप वो जाके वीडियो देख लेना भी। ओके, क्योंकि उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशनल मैंने बताया हूँ उस चीज़ के बारे में। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएफ क्लेम रिजेक्शन। अब पीएफ क्लेम रिजेक्शन पे भी आपको मैं बताना चाहूँ कि देखिए बहुत से तरीका है। ओके, जिस वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ नॉलेज एज वेल। ओके, बट क्योंकि बहुत से तरीके हैं, एक्चुअली मैंने नोट्स बना के रखा हूँ कि किस किस वजह से क्लेम रिजेक्ट हो जाता है मेंबर का। तो उसमें मैंने 15 मैंने नोट्स लिखा हूँ। क्वेश्चन लिखा हूँ कि किस वजह से रिजेक्ट हो जाता है। तो इसमें मैं आपको जो पूरा तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट लेकिन हाँ, यस, मोटी मोटी बात जो भी है, क्लेम रिजेक्ट क्यों हो जाता है और मतलब ज़्यादा क्यों होता है, मैं ज़्यादा रीज़न किस चीज़ पे आता है, तो एक दो मैं बता दूंगा आपको। बट येस, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ओके, तो डेफिनेटली आप सभी लोगों के लिए बना दूंगा मैं। अब समझते हैं पहला, जैसे कि क्लेम रिजेक्शन। मोस्टली क्लेम रिजेक्ट होता है आपके बैंक की वजह से। बैंक, इट मीन्स बैंक की कोई गलती नहीं है, जो आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं। अभी आपको जैसे पता है कि लेटेस्ट अपडेट हुआ है, बहुत पहले ही हो गया था ऑलरेडी, जैसे 4-5 महीना पहले, कि जब भी एम्प्लॉय अब क्लेम करेगा तो उसे पासबुक या कैंसिल चेक यानी चेक बुक का जो फ़ोटो अपलोड करना होता है। अब कई से लोग क्या होता है कि मतलब प्रॉपर स्कैन करते नहीं है। सो यू कैन यूज़ कैम स्कैनर एप्लीकेशन, दैट इज़ बेस्ट एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू मी, और बहुत से लोग यूज़ भी करते हैं। तो वो एप्लीकेशन जो है कैम स्कैनर, आप यूज़ करके आप स्कैन कर सकते हैं आपका जो भी चेक बुक है या पासबुक है। अब काफ़ी लोग ये हुआ, पहले डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट अच्छा है, क्लियर नहीं रहता, तो मतलब जो आप डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं वो क्लियर नहीं होता है। सेकंड होता है कि जो आपका फॉर्मेट में भी सही नहीं होता है। थर्ड ये होता है कि उसमें आपका अकाउंट नंबर या एफएससी कोड या बैंक नेम, सॉरी योर नेम, नेम एज पर बैंक, ये क्लियर नहीं होता है, ये विजिबल नहीं होता है, जिस वजह से रिजेक्ट हो जाता है। तो कभी भी जब आप अपलोड करें चेकबुक या पासबुक, तो फ़ोटो जो है एकदम प्रॉपर लीजिए, क्लियर लीजिए। क्लियर लेने के बाद उसको स्कैन कीजिए। आजकल तो आप जैसे कि फ़ाइल का साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, मतलब आप 100 KB में तो करना होता है। इफ़ इट इज़ लेस देन 100 KB, सो यू विल गेट एन एरर। आपको जो एरर पॉपुलेट होगा कि मतलब जैसे कि जो फॉर्मेट है, जो साइज़ इज़ लेस देन 100 KB, तो आप जैसे कि आजकल तो साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, काफ़ी एप्लीकेशन है। तो जैसे कि आई थिंक लिट साइज प्रो जो मैं यूज़ करता हूँ, वो उसका मैं आपको लिंक, आपको ऐप लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो डाउनलोड कर लेना। तो चलिए हमें ये समझे। और अब आता है कि सेकेंड रीज़न ये भी हो जाता है कभी कभी। कैसे होता है कि ऐसे तो बहुत सारे रीज़न है, जैसे कि मैं आपको जो बता सकता हूँ, काफ़ी रीज़न है, बहुत सारे रीज़न है। जैसे कि छोटी छोटी बातें हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि कभी कभी होता है कि फादर नेम डिफरेंस है, या कभी आपका रिजेक्ट हो जाता है कि मतलब आपकी सर्विस ओवरलैप हो जा रही है। ये सब जो रीज़न है, बड़े बड़े रीज़न है, जो मैं इसमें बता नहीं सकता हूँ। बहुत सी चीज़ें हैं, इनसफिशेंट सर्विस है जिसके बारे में मैंने बताया हूँ। फिर उसके बाद सबमिट फॉर्म 19 और 10C बोथ, और फिर उसके बाद आता है कि मल्टीपल पीएफ नंबर या कंट्रीब्यूशन नॉट सबमिटेड। ऐसे काफ़ी आपको रीज़न मिल जाएंगे। क्लेम सेटल बट रिटर्न, और फिर उसके बाद आपको जो होता है कि डेट ऑफ एग्जिट और डेट ऑफ जॉइनिंग और डेट ऑफ लिविंग रीजन्स पे आ जाता है। PDF नॉट ओपन, रीसबमिट। देर आर मैनी वेज जहाँ देर आर मैनी रीजन्स जिस वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। सो आई वॉन्ट बी एबल टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग, but for this definitely I'll make a separate video where I'll gonna explain you that why you claim getting rejected, क्यों होता है आपका क्लेम रिजेक्ट, क्या रीज़न है। सो मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सो फॉर दैट मैं डेफिनेटली वो जल्दी से मैं सोच रहा बना के मैं अपलोड कर दूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अनक्लेम पीएफ। आपने कई से बार जैसे कि क्लेम पीएफ सुने ही होंगे, बट अनक्लेम पीएफ आपने हार्डली सुना होगा।
ओके, तो चलिए मैं आपको वो भी बताता हूँ कि अनक्लेम पीएफ क्यों है, क्या है। अगर अनक्लेम पीएफ बात करें तो क्या चीज़ हो सकती है। सो मैंने वीडियो बनाया था, ओके, जैसे कि सोचा था बनाने के लिए, लेकिन मैं बोला कि उस पर सेपरेट वीडियो क्यों बनाना, चलिए इसमें ही मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस, अनक्लेम पीएफ पे अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको वो क्या होता है। अकॉर्डिंग टू अरुण जेटली, उन्होंने कहा था इन द ईयर ऑफ 2015 कि देर आर 6,000 करोड़ क्लेम, देर आर 6,000 करोड़ क्लेम शोइंग एज अनक्लेम, यानी 600 करोड़ क्लेम ऐसे उस वक्त दिखे थे उनको, 6,000 करोड़, नॉट 600 के, सॉरी, 6,000 करोड़ क्लेम उनको दिखा था अनक्लेम, यानी लोगों ने क्लेम ही नहीं किया। इसके काफ़ी रीज़न हो सकते हैं। मे भी मेंबर को पता ना हो, मे भी मेंबर की डेथ हो गई हो, मे भी मेंबर परमानेंटली जैसे कि शिफ्ट हो गया हो अब्रॉड, तो जिस वजह से लोग ने क्लेम ही नहीं किए। अब इसमें मैं मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, अगर ज़्यादा सर्वे करेंगे तो यही सर्वे ज़्यादा निकलेगा कि मेंबर को पता ही नहीं होता है, या फिर मेंबर परेशान है, पीएफ निकाल रहा है, लेकिन क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है जिस वजह से क्लेम रिजेक्ट हो जा रहा है 10 बार 20 बार और छोड़ दे रहे। वो बोले अरे छोड़ो कि क्या है इसमें 20 50 60 हज़ार इतनी झंझट है, लेकिन कोई झंझट नहीं है। अगर आपको लग रहा है कोई भी झंझट है तो आप कंसल्टेंट को देख सकते हैं या मुझसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, डेफिनेटली आई रिप्लाई यू। हमें कई बार जो रिप्लाई करना भूल जाता हूँ, तो इसके लिए मैं ये आप लोगों के लिए वीडियो लाता हूँ मैं। और काफ़ी जैसे कि मैं सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहता हूँ आजकल, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास टाइम है। ओके, मैं भी जब मैं जैसे कि जॉब पे रह जाऊँगा, अभी तो स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी काम, बट अगर जब मैं ऑफिस लग जाऊंगा, एक बार जॉब पे भी लग जाऊंगा, तो फिर मे भी मेरे पास टाइम नहीं हो सकता है। पहले जो मैं जॉब पे था, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ सिचुएशन प्रॉब्लम की वजह से अभी नहीं हूँ मैं फ़िलहाल। लेकिन यस, मैं जॉब अभी भी सर्च कर, अगर जैसे मैं जॉब पे लग गया तो उसके बाद मुझे और भी टाइम नहीं मिलेगा। मेरी ऑलरेडी जैसे कि मैं पहले जो मुझे बहुत से लोग शिकायत करते थे कि आप रिप्लाई नहीं करते, इसलिए नहीं क्योंकि मैं कंपनी में काम कर रहा था उस वक्त। ओके, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम वो कंपनी का जो प्रोसेस शट डाउन हो गया, जिस वजह से जो है अभी फ़िलहाल जॉब पे नहीं हूँ, मैं घर पे ही हूँ। बट अभी इंशाल्लाह एक जगह हो चुका है अपना काम, लेकिन अभी उसके बाद टाइम नहीं मिल पाएगा मुझे। तो इसके लिए मुझे काफ़ी शिकायत आती है, काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि आप रिप्लाई नहीं करते, 5 महीना 4 महीना हो गया। लेकिन अभी मैं सब पुराने रिप्लाई कर रहा हूँ। मैं जो भी लोग मुझे 5 महीना 4 महीना पहले भी कमेंट किए थे, मैं अभी भी उनसे पूछता हूँ कि ये सभी आपका पीएफ निकल चुका है क्या, नहीं निकल चुका है। सो लेट हो जाता है। ओके, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, बट डेफिनेटली अभी मैं रिप्लाई करूँगा, तो आप मुझे बिंदास कमेंट कीजिए। ओके, सो ये मैंने आपको रीज़न बताया कि हो सकता है कि उनको नॉलेज ना हो, मे भी उनको पता ना हो, या मेंबर की डेथ हो गई हो, या मेंबर परमानेंटली डिसेबल हो चुका हो, या मेंबर की मेमोरी लॉस हो गई हो। तो बहुत से काफ़ी रीज़न है जिस वजह से लोग क्लेम नहीं करते हैं। बट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप परेशान हैं, परेशान होने की कोई बात नहीं। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दूंगा, स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा। यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी एट एनी टाइम, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू। ओके, अब हम ये समझते हैं कि 2016 से पहले कैसा होता था कि जो भी लोग क्लेम नहीं करते थे, जो भी क्लेम नहीं करते थे मोर देन 36 मंथ, उनके अकाउंट को कंसीडर करते थे इनएक्टिव, इनऑपरेटिव। यानी जैसे कि बिफोर 2016 जो भी लोग क्लेम नहीं करते थे, ओके, या अकाउंट पे हाथ भी नहीं लगाते थे जैसे कि पीएफ के, तो उनके क्लेम को माना जाता था इनऑपरेटिव। इट मीन्स 3 इयर्स में। बट ये जो अमेंडमेंट पास हुआ, इसे रिमूव कर दिया गया है। अब आप निकाल सकते हैं, अगर आप 4 6 साल 5 साल भी अगर आपने टच नहीं किया, अगर आपने अकाउंट में, येस यू कैन विदड्रॉ द पीएफ अमाउंट। अब आता है कि आफ्टर रिटायरमेंट अगर आपने विदड्रॉ नहीं किया पीएफ टिल 36 मंथ, इधर हो सकता है कि आप रिटायर, डेथ परमानेंटली, अगर आप अब्रॉड शिफ्ट हो गए हो, तो आपके अकाउंट को इनऑपरेटिव माना जाता है। बट आफ्टर रिटायरमेंट, जो रिटायरमेंट का एज है 58 ईयर्स, ओके, तो ये हुआ। अब फॉर एग्जांपल मैंने 36 मंथ तक तो हाथ नहीं लगाया, लेकिन अब क्या हुआ, मैं उसके नेक्स्ट 7 ईयर्स तक भी मैंने हाथ नहीं लगाया, क्लेम मैंने कुछ नहीं किया। तो जो भी अमाउंट है, ओके, जो भी ईपीएफ के पास अमाउंट होता है, तो वो ईपीएफ क्या करता है, वो सेंड कर देता है सिटीजन वेलफेयर में। यानी
वापस मैं आपको समझाता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद अगर आपने 36 मंथ तक अगर आपने कुछ भी पीएफ नहीं निकाला तो उन लोग क्या कंसीडर करेंगे, ये कंसीडर करेंगे या तो मेंबर की डेथ हो गई या परमानेंटली अब्रॉड शिफ्ट हो चुका है। अब क्या होता है कि उसके नेक्स्ट 7 ईयर्स के बाद भी, यानी अगर आपने 7 साल के बाद भी अगर आपने क्लेम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया आपने, तो अमाउंट कैसा रहता है, वो ईपीएफओ के तक रहता है। लेकिन अगर नेक्स्ट 7 ईयर तक अगर आपने कुछ नहीं किया तो ईपीएफ सारा अमाउंट सिटीजन वेलफेयर में भेज देते हैं। ओके, और फिर सिटीजन वेलफेयर जो है क्या करती है, वो वेट करती है 25 ईयर्स, यानी जैसे कि सिटीजन वेलफेयर 25 साल तक वेट करती है। यस, मेंबर आएगा, कभी ना कभी तो आएगा, कभी ना कभी उसे पता चलेगा, दिमाग में उसे क्लिक होगा कि पीएफ होता था, वो आएगा और निकालेगा। बट इन केस अगर आपने फिर भी नहीं निकाला नेक्स्ट 32 ईयर्स के बाद भी, तो वो अमाउंट जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो लोग अज्यूम करते हैं मेंबर की डेथ हो गई है, या फिर जैसे कि फिर उसके बाद आपको निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम काफ़ी फेस होगी, आपको केस करना होगा आपको। तो हमेशा मैं कहता हूँ ट्रांसफ़र करिए पीएफ ऑलवेज, और फाइल नॉमिनी, यानी नॉमिनी फिल कीजिए, अपडेट कीजिए एंड इन्फॉर्म टू नॉमिनी। आप तो अपडेट कर दे नॉमिनी, अब इन्फॉर्म करना भी आपकी जिम्मेदारी। अगर आपने अब फॉर एग्जांपल मैंने अपडेट कर दिया नॉमिनी का डिटेल, बट मैं अपने नॉमिनी को बता ही नहीं रहा कि भाई मेरा कुछ पीएफ होता है, तो फिर क्या मतलब का। सो यस, आपको तो इसके लिए आपको इन्फॉर्म करना ही होगा। यानी अगर आप कोई नॉमिनी की डिटेल्स अपडेट करते हैं, सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अवेयर द नॉमिनी पर्सन, सॉरी, उन्हें आप बताइए नॉमिनी की डिटेल। नॉमिनी अगर आप फिल कर रहे सो आप उन्हें बताइए कि मैंने नॉमिनी की डिटेल डाला हूँ, आपका नाम डाला हूँ, अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप पीएफ निकालिए मेरा। ओके, तो ये आप बताइए उन्हें डेफिनेटली, नहीं तो उनको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए अपडेट नॉमिनी डिटेल, ट्रांसफ़र पीएफ अमाउंट एंड टेल योर नॉमिनी दैट आई हैव अपडेटेड योर डिटेल्स ऑन यूएन पोर्टल। ओके, इन केस इफ आई डाई तो यू कैन प्लीज़ विदड्रॉ माई ईपीएफ अमाउंट, और फिर निकालने में प्रॉब्लम नहीं होती। बट इन केस अगर आपने नॉमिनी भी नहीं डाला तो फिर आपको केस करना ही होगा और आपको प्रॉब्लम आएगी। सो प्लीज़, ओके, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड नो दिस डिटेल। आप इसका प्रॉपर डिटेल बनाए, कंट्रीब्यूशन देखें, मेरा कितना पीएफ आया, क्या हुआ, मैसेज आ रहा है, क्यों आ रहा है, प्रॉपर सब आपको देखना है, आपकी जिम्मेदारी ही है। तो आप प्लीज़ आप देखिए। ओके, आप पीएफ को ऐसा समझिए आपका बैंक अकाउंट डिटेल है, यानी आपकी एक सेविंग है, जैसे काइंड ऑफ सेविंग। ओके, सो प्लीज़ अब हम डिस्कस कर रहे थे एग्जेम्प्टेड वर्सेस अनएग्जेम्प्टेड, जिसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, आप वो वीडियो प्लीज़ देख लेना। बट इसमें मैं शॉर्ट में ही एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको पता रहे। ओके, एग्जेम्प्टेड मीन्स होता है ऐसी कंपनी जो ट्रस्ट होती है, जो मेंटेन करती है ईपीएफ खुद ही, यानी उनका ईपीएफओ से कुछ भी मतलब नहीं होता है। और अनएग्जेम्प्टेड मतलब होता है कि जो ईपीएफओ मेंटेन करती है। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है आपको ईपीएफओ से कांटेक्ट करना है। इन एग्जेम्प्टेड यू हैव टू कांटेक्ट विथ योर एचआर। अब आता है कि जैसे कि ऑफलाइन फॉर्म के बारे में, ये कब एलिजिबल होता है। आपको जैसे पता है कि मुझे काफ़ी मेल आ चुका है ऑलरेडी, जैसे कि ईपीएफओ से, कि हमने ऑफलाइन बंद कर दिया है, यानी अब आप ऑफलाइन नहीं निकाल पाएंगे। बट कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपकी इस्टेब्लिशमेंट बंद हो गई या कुछ ऐसे बड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, तो जिस वजह से आप ऑफलाइन फिर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप पीएफ निकाल सकते हैं। सेकेंड सिचुएशन ये आती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यूएन नंबर नहीं है, आपने 2011 में काम किए, सिर्फ आपके पास पीएफ नंबर है और आपने कंपनी से बात किया, कंपनी ने कहा यस हमने जो है आपका यूएन नंबर जनरेट नहीं किया है बिकॉज यू वर्क बिफोर 2014। ऐसे काफ़ी से लोगों का होता है एक्चुअली। अब ओके, तो मेरा एक और कस्टमर का हो रहा है जिसके लिए मुझे एम्प्लॉयर ने खुद कहा है कि अब ऑफलाइन फॉर्म यानी कंपोजिट ऑफलाइन फॉर्म आता है। ओके, तो वो आप फिल कीजिए और आप हमें सबमिट कीजिए। केवाईसी जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, यानी आपका कैंसिल चेक, वो सब आप दीजिए हमें पीएफ में खुद दे के सबमिट करेंगे और नेक्स्ट आपको 15 to 20 वर्किंग डेज में आपको पीएफ आ जाएगा। यानी ऑफलाइन फॉर्म अवेलेबल है, बट
कुछ कुछ सिचुएशन पे, ऐसा नहीं कि मतलब मैं खुद का पीएफ नहीं निकाल पा रहा हूँ, मेरा ऑनलाइन यूएन नंबर भी है, पासवर्ड मेरे पास भी है, बट मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ, परेशान हो गया, चलो ईपीएफ के पास, ईपीएफ आपको पहले ही मना कर देंगे। ईपीएफ वाले के पास जाओगे तो पहले आपको सोल्यूशन बताएंगे। अगर आप उन्हें बोलेंगे नहीं, आई डोंट वांट टू लिसन योर सोल्यूशन, आई वांट माय पीएफ अमाउंट एंड आई वांट टू फिल ऑफलाइन फॉर्म एंड आई वांट टू विदड्रॉ फ्रॉम ऑफलाइन मेथड, सो वो आपको रिफ्यूज़ कर देंगे। आप जैसे कि डिनाई कर देंगे कि हम नहीं निकालेंगे आपको ऑफलाइन, आप प्लीज़ ऑनलाइन ही भरिए, आपको वही आपको जैसे कि कहेंगे इसके बारे में। सो प्लीज़ अगर आपको नहीं पता है, सो इसके लिए मैं कहता हूँ कि प्लीज़ यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ओके, डोंट वरी अबाउट दिस, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू, ओके। सो ये चीज़ रहा। अब हम समझते हैं सर्कुलेशन पास होता है तो मुझे पता कैसे चलेगा। अगर सर्कुलेशन पास होता है तो सिंपल आप गूगल पे सर्च कीजिए ईपीएफओ सर्कुलर, ओके, आपको एक लिंक आएगा जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ईपीएफओ सर्कुलर का लिंक, ओके। तो आप प्लीज़ उसको देख लेना, कोई भी सर्कुलेशन पास होता है तो वहाँ पे सब आपको पीडीएफ में दिया जाता है, तो प्लीज़ रिफर दैट, ओके, दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर इन्फॉर्मेशन। मैं एक इस पर केस बताता हूँ, एक प्रॉब्लम के बारे में बताता हूँ। कैसा होता है कि अभी ईपीएफओ ने सर्कुलेशन पास किया है जहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि एम्प्लॉयर खुद घर पे ही रह के केवाईसी अप्रूव कर सकते हैं, यानी जो भी जैसे केवाईसी इन द सेंस आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड बैंक डिटेल्स, सो वो डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू घर पे रह के अप्रूव कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ था कि एक एम्प्लॉय, मैंने एक मेंबर को बोला कि ये स्क्रीनशॉट, ये सर्कुलेशन फॉरवर्ड कर दो अपने एम्प्लॉयर को, तो उसने फॉरवर्ड किया और एम्प्लॉयर ने बोला कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो फिर मैंने बात किया, मैंने उनको समझाया तो उन्होंने केवाईसी अप्रूव कर दिए। इट मीन्स बात ये कहने की है कि अगर आपको सर्कुलेशन के बारे में पता ही नहीं, अगर आपको पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा सर्कुलर कब पास होकर निकल गया, सो आपको नॉलेज नहीं रहेगा। सो पीडीएफ अवेलेबल है, पूरा इन डिटेल लोग एक्सप्लेन करके देते हैं, तो वो रिफ़र कर सकते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, यानी लेटेस्ट चीज़ें आपको पता चलती है कि उसमें क्या सर्कुलर पास हुआ है। तो प्लीज़ वो हमेशा आप पढ़ते रहिए, ओके, आपको इन्फॉर्मेशन आपकी जैसे कि बढ़ेगी, ओके। अब हम समझते हैं कि पीएफ क्लेम कितने दिनों में आता है, यानी मैंने क्लेम किया, कोई ऐसा टैट है, यस देयर इज़ अ टैट अवेलेबल फॉर दिस, ओके, विच इज़ 20 वर्किंग डेज। अब इस पर भी एक बात हुई थी मेरी, मैं बैंड्रा गया था, ओके, मेरे एक कस्टमर के साथ, ओके, उन्होंने मुझे क्लेम के लिए मुझे दिया था, ओके, कि मेरा प्लीज़ क्लेम कर दीजिए। मैंने उनका क्लेम किया, 3 महीने से अंडर प्रोसेस आ रहा था और उस वक्त रेनी सीज़न था और उस वक्त मैं भी जॉब पे था, तो हम दोनों जॉब पे थे, मेरे कस्टमर भी जॉब पे थे और मैं भी थे, और हमें क्योंकि मेरा वीक ऑफ सैटरडे संडे था और उनका भी सेम सैटरडे संडे था, तो हम लोग परेशान हो गए कि हमारे पास टाइम नहीं मिल रहा था, और जिस वजह से मैं 3 महीने से बैंड्रा पीएफ ऑफिस नहीं विज़िट कर पा रहा था। और मैं हमेशा ग्रेवेंस रेज कर रहा था, बट दे आर नॉट रिप्लाइंग। जब रिप्लाई भी करते तो बोलते हैं सून वी विल अपडेट योर सून वी विल अप्रूव योर क्लेम, ओके। सो मैंने फिर उसके बाद मैंने बोला कि चलो एक दिन वीक ऑफ लेते हम दोनों, ओके। फिर देन मैंने वीक ऑफ लिया, ओके, मंडे के दिन, और मंडे के दिन हम लोग गए थे, ओके, इन द रेनी सीजन, ओके, ड्यूरिंग रेनी सीजन वी वेंट टू पीएफ ऑफिस, ओके। फाइनली वो पीएफ ऑफिस में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि बंद ना हो, ओके, तो वो उनका ओपन था और मैंने जाके बात किया, और उस पर मैंने जैसे कि जो पीएफ ऑफिसर थे उन पे मैंने थोड़ा सा मतलब आर्गुमेंट किया कि आप क्यों नहीं अप्रूव कर रहे, 3 महीना हो गया, मेंबर को प्रॉब्लम है, उनके घर में कुछ परेशानी है, जब भी उन्होंने पीएफ किए, जैसे कि उन्होंने अप्लाई किए, अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो क्यों इंसान क्लेम करे। हर इंसान तो चाहता है ना कि अपना पैसा सेविंग करे, क्यों वो पैसा निकालेगा, जब उसे कुछ प्रॉब्लम होगी तो इंसान निकालता है, वो फिर अग्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पीएफ निकाल सकता है इंसान, और कोई भी मना नहीं कर सकता है, कोई भी ऑफिसर। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास बहुत बल्क में रिक्वेस्ट हो, मुझे बल्क में को दिखाने लगे कि ऐसा ऐसा हमारे पास इतने सारे काम है। बोला आई अग्री विद दिस, आई टोटली अग्री विद दिस कि आपके पास काम है, यू हैव मेनी वर्क, यू हैव मेनी क्लेम्स, आपको डेली के 1000 क्लेम आते होंगे, ओके, बट 3 महीना कोई छोटी बात नहीं है, 3 महीना बहुत बड़ी बात है।
और 3 महीने तक अगर आप क्लेम किसी का पास नहीं करें तो आप समझिए सामने वाले पे क्या बीतेगी। तो फिर उन्होंने कहा कि एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस बट हम अप्रूव कर देंगे। तो मैं बोला कि मुझे कोई भी आप लोगों से कोई भी ऐसे रीज़न नहीं सुनना, बिकॉज आई डोंट हैव अ टाइम, आई वॉन्ट बी एबल टू कम अगेन, और मेरे कस्टमर को भी टाइम नहीं है ओके कि वो आ सके। सो प्लीज़ अप्रूव माई क्लेम। तो उन्होंने उसी वक्त प्रिंट आउट निकाला, उन्होंने पीएफ कमिश्नर को सेंड किया और फिर उन्होंने अप्रूव किया। फिर उसके बाद जब हम घर पे पहुँचे ओके तो उसी वक्त क्लेम बता रहा था सेटल। यानी मैं ये नहीं कह रहा मैं अपनी कोई जैसे कि पटेली नहीं झाड़ रहा हूँ, मेरा ये सिंपल कहना ये है कि अगर आप पीएफ ऑफिस जाएंगे, अगर आप शांत रहेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो आपका कुछ नहीं होगा। बट मैंने उनको ये भी कहा कि टैट के हिसाब से 20 वर्किंग डेज़ में पास होना चाहिए क्लेम। तो फिर क्लेम पास हुआ ओके, और फिर उनके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि अगर आपको कभी लग रहा है कि आपका क्लेम 3 महीना का 4 महीना हो गया, प्लीज़ विजिट पीएफ ऑफिस। सिर्फ आप घर पे बैठ के लॉस मत करो ग्रीवेंस। अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहे तो आप जा सकते हैं, आपको कहीं भी लोग मना नहीं करते हैं कि मत आइए। ये आपको जो है प्रॉपर जाना है, आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी एक आईडी प्रूफ रख लीजिए। आपको गेट पास मिलेगा, वो गेट पास के हिसाब से आपको जो जाना है ओके। आप उनसे बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए, कहिए उनको कि मेरा इतना इतना टाइम होगा, घर में प्रॉब्लम है, वो काम करेंगे आपका। तो मैं ये कहना है कि ये कि अगर आपको 20 वर्किंग डे से ज़्यादा हो जा रहा है सो प्लीज़ विजिट द पीएफ ऑफिस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कस्टमर आस्किंग मी एंड मोस्ट ऑफ माई व्यूअर्स आस्किंग मी कि कितना टैट है, कब पास होता है क्लेम। सो 20 वर्किंग डेज इज़ अ टैट ऑफ क्लेम सेटल। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि हमने देखा बहुत सी चीज़ें तो हमने देख लिया ऑलरेडी। जैसे कि हमने देखते हैं कि फादर नेम करेक्शन के ऊपर, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है फादर नेम करेक्शन के ऊपर भी। तो एक सेकेंड में आपको मैं बताता हूँ फादर नेम करेक्शन के ऊपर। तो फादर नेम करेक्शन के ऊपर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मोस्टली होता है ये किसके साथ होता है, लड़की लोग के साथ होता है। क्या होता है कि जब वो कोई कंपनी में काम करते हैं, स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग करते हैं तो उनके फादर का नाम रहता है, बट शादी जैसे कि जॉब के साथ उन्होंने बिटवीन में उन्होंने शादी कर ली है। अब क्योंकि अगर आप शादी करती है जब कोई भी लड़की तो उसे अपने हस्बैंड का नाम जो है मतलब उनका डिटेल अपडेट करना था आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे। अब जब आप और अपडेट करते हैं तो काफ़ी लोग क्या होता है कि बिकॉज उनको उस वक्त पता नहीं होता कि यूएन पोर्टल पे भी चेंज करना होता है फादर नेम, सॉरी योर हस्बैंड नेम ओके, अपडेट करना होता है यूएन पोर्टल पे भी। बट क्योंकि नॉलेज ना होने के कारण वो अपडेट नहीं कराते यूएन पोर्टल पे, सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड पे अपडेट करके बहुत खुश हो जाते, बोलते हैं हाँ ये सब ने अपडेट कर दिया। बट ऐसा नहीं, आपको अपडेट करना है यूएन पोर्टल पर भी। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब क्लेम करने जाते हैं तो उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका लिखा रहता है कि फादर नेम अपडेटेड या हस्बैंड नेम अपडेट नहीं है। सो काइंडली अपडेट योर हस्बैंड नेम ओके ऑन यूएन पोर्टल। अब मुझे ये काफ़ी लोग पूछते हैं कि उनको पता कैसे चलता है, क्योंकि मेरा तो फादर नेम लिखा हुआ है तो पता कैसे चल रहा है। तो पता चलता है जब, क्योंकि लोग जब क्लेम पास करते हैं तो लोग आपका आधार कार्ड, अपडेटेड आधार कार्ड देख लेते हैं लोग ओके। जब आपका लिखा है जैसे फॉर एग्जांपल राकेश कुमार लिखा है बट आपकी शादी हुई संतोष कुमार से, तो उनको मिसमैच लगेगा, वो सीधा क्लेम में डाल देंगे कि रिजेक्ट ड्यू टू husband name, sorry like father name updated on UN portal, not your husband name. So kindly update your husband name and then apply for PF. So in this case okay, you have to fill joint declaration form. For that I have already made video okay joint declaration पे। so please आपको मैं link description में दूंगा, so you can watch that video okay, that is very informational video. I have explained how to fill joint declaration form, what documents required okay, and आपका किस किस का अप्रूवल लगता है ओके। तो पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हूँ उस वीडियो में, सो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लेना ओके। जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हूँ। सो ये हुआ फादर नेम करेक्शन के ऊपर। ये ऑनलाइन कोई भी अभी जैसे कि कोई तरीका है नहीं, बट इस पर वर्क किया जा रहा है। बहुत सी चीज़ें
अपडेट की गई है यूएन पोर्टल पे, दैट इज़ वेरी गुड, दैट इज़ वेरी फंटास्टिक वर्क। ओके, अभी आप खुद डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं, ये भी अपडेटेड है। ओके, जो बहुत पहले की बात है, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट नो हाउ टू अपडेट द डेट ऑफ एग्जिट। फॉर दैट आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियो, यू कैन वॉच दैट वीडियो, और मैं इसमें आई बटन में आपको दे दूँगा आपको। सो काफ़ी बात हो चुकी है पीएफ के ऊपर। ओके, और काफ़ी मैं जो कंटिन्यूस बात ही कर रहा हूँ। सो चलिए मैं आपको बताता हूँ ईएसआईसी के ऊपर, उसके बाद हम आधार कार्ड नंबर अपडेट पे हम बातों क्लोज कर देंगे। ईएसआईसी क्या है, ओके, ये क्या होता है, और ईएसआईसी को कैसे बंद करा देवे, ईएसआईसी क्या पैसा मेरे को मिलेगा जब मैं कंपनी छोड़ दूँगा, और ईएसआईसी कट क्यों रहा है, ये सब चीज़ें हम समझ लेते हैं। चलिए पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ये देखते हैं, व्हाट इज़ ईएसआईसी बेनिफिट। ईएसआईसी बेनिफिट ये होता है कि अगर आप बीमार हो गए, सिकनेस हो गए, या आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, सो यू कैन अवेल दिस बेनिफिट। आप जब काम करते हैं तो आपको डिडक्शन कॉलम में दिखता है ईएसआईसी, पीएफ और प्रोफेशनल टैक्स, तो जिसमें होता है ईएसआईसी। ईएसआईसी ऐसी बेनिफिट है जहाँ पे अगर आप बीमार हो गए हो, अगर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, सो यू कैन अवेल दैट बेनिफिट। फॉर दैट आपको जो ई पहचान कार्ड होना चाहिए। ई पहचान कैसे बनाया जाता है मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, बहुत इजी तरीका है। अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको इमरजेंसी में बनाना है जल्दी, फॉर दैट प्लीज़ कॉन्टैक्ट विथ योर एम्प्लॉयर। ओके, आस्क them to provide me e-पहचान कार्ड, so they will provide you। पहले होता था 2016 से पहले एक येलो एंड ब्लू में कार्ड आता था, वो बंद हो चुका है बहुत पहले ही। अब सिर्फ आता है ई-पहचान कार्ड एंड दैट इज़ वेरी गुड, बहुत इजी होता है। अब हम समझते हैं कि किस किस को कवर कर सकते हैं। इफ़ यू आर मैरिड यू कैन कवर योर हस्बैंड, sorry not husband, your spouse, your children, your mother and father। okay, in case if you are single, okay, you can only provide nominee details of your parents, which is husband, which is father and mother, not brother, any like that। okay, और ना कज़िन को ना रिलेटिव, इन सबको नहीं कर सकते आप कवर। ओके, सो मैंने बताया कि इसमें अगर इफ़ यू आर मैरिड, ओके, सो फॉर मैरिड, ओके, कि आप आपके मम्मी डैडी, ओके, स्पाउस एंड चिल्ड्रन आप जो है ऐड कर सकते हैं, उनका आप जो है कवर ले सकते हैं। उसके लिए आपको फ़ोटोज़ खिंचाना होगा, ओके, आपको जिसमें सब दिखे प्रॉपर। अब हम समझते हैं कैलकुलेशन। फॉर दैट मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया था, अगर इसमें स्किप कर दिया होगा उस वक्त तो ये सुन लीजिए कि एम्प्लॉय का होता है 1.75%, एम्प्लॉयर का होता है 4.75%, तो इसमें आपका कम है, अच्छा है। ओके, और फिर उसके बाद आता है कि आपको स्टॉप सर्विस, यानी अगर मेरे को बंद कराना है ये सर्विस को, सो हाउ कैन आई स्टॉप दिस सर्विस। यू वॉन्ट बी एबल टू डू दैट बिकॉज you can do that, okay, but there's a criteria. If your salary is less than 21,000, you don't have any option, you won't be able to stop this service, you have to take the treatment. Okay, but what happens if your salary is more than 21,000, so you can stop the service. For that you have to contact with your employer, tell them I don't need this, yes, as a service because I want more salary, okay, or I don't need any deduction of ESIC for my salary. So you can tell them and they will give a request and they will stop it, okay. But ये आप मोस्टली कब बात करिए, जब आप ज्वाइनिंग करते हैं उसी वक्त आप बता दीजिए, ओके। अगर आपको बोलते हैं नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, देन से कि अकॉर्डिंग टू ESIC एक्ट, ओके, इफ माई सैलरी इज़ मोर देन 21,000 आई कैन एबल टू क्लोज, आई कैन एबल टू स्टॉप दिस सर्विस, ओके, आई डोंट नीड दैट। क्लियरली बोल दीजिए। Can I get ESIC money after leaving the organization? First of all, it is not PF. It is not like PF, okay. Okay, आपको ट्रीटमेंट लेना होता है। इनकेस अगर आपने नहीं लिए, so sorry, you won't be able to withdraw ESIC amount like EPF after leaving the organization. Don't think कि मैं काम करता हूँ 3 साल 4 साल and I'll
just save my ESIC amount, and I can after that like after leaving the organization I can withdraw my ESIC amount. So that is not possible because it is not like EPF where you can withdraw the PF amount like after leaving that organization. Okay, सो ये हुआ, इसमें आप पैसा नहीं निकाल सकते. सो जैसे कि इस पर मैंने एक बेसिक बता दिया एज अ लेमैन. ओके, जब एक एम्प्लॉय या कोई वर्कर एम्प्लॉय जब काम करता है कोई भी कंपनी में या एस्टैब्लिशमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है, सो ये सब क्वेश्चन आते ही है और आना ही ज़रूरी है क्वेश्चन. ओके, क्योंकि क्वेश्चन ही एक अच्छा तरीका होता है. ओके, इसके लिए मैंने हमेशा क्वेश्चन आंसर सेशन पे बहुत काम किया और मे बी अदर्स यूट्यूबर्स हो गए दे इवन लाइक दैट. ओके, वो लोग भी काम करते हैं ये क्वेश्चन आंसर सेशन पे. मेरे काफ़ी यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं. ओके, वो मुझे हमेशा यही कहते हैं कि प्लीज़ ट्राई टू वर्क ऑन क्वेश्चन आंसर सेशन, प्लीज़ मेक दिस काइंड ऑफ वीडियो, बिकॉज आप लाखों वीडियो बना लीजिए. ओके, आप ये बता दीजिए वो बता दीजिए, बट इंसान को क्वेश्चन आता ही है. और जब मैं भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी बहुत अपने बारे में कि ये सब चीज़ों के बारे में मुझे पता नहीं हुआ करता था. ओके, तो मैं भी परेशान होता था और मुझे उस वक्त ही सिर्फ मेरे को 500 क्वेश्चन ही आ गए थे ये EPF पे. ये क्या है, वो क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, कहाँ से आता है, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, कितने ये सब चीज़ें मेरे को दिमाग में आती रहती थी. और मैं काफ़ी रिसर्च करने के बाद और काफ़ी मैं अपने दोस्तों से क्लियर करने के बाद अब जाके मुझे इतना नॉलेज है कि मुझे नॉलेज क्वेश्चन आता ही नहीं है. अगर आता है तो मैं हमेशा लेटेस्ट सर्कुलेशन पास जो भी होता है वो रीड करता हूँ हमेशा. तो जब आप लेटेस्ट सर्कुलेशन पढ़ते हैं तो आपको नॉलेज आता है, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है. बट आपको मैं देखा हूँ कि ओके, जब आप अपने दोस्तों से भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वो भी आपको नहीं बताते हैं. काफ़ी आपके दोस्त, बहुत से लोग होते हैं जो इन्फॉर्मेशन हाइड करते हैं. दैट इज़ वाई ओके नॉलेज लोगों तक पहुंचती नहीं है, नॉलेज कम होती है. बट मेरा ये कहना है कि अगर आपको नॉलेज है तो आप शेयर कीजिए. प्लीज़ डू नॉट हाइड इंफॉर्मेशन. ओके, डोंट थिंक इफ आई हाइड इंफॉर्मेशन आई विल बिकम सुपीरियर देन अदर्स. इट इज़ नॉट लाइक दिस. नेवर थिंक लाइक कि मैं सुपीरियर बन जाऊँ या कोई बहुत बड़ा इंसान बन जाऊँ. नो, प्लीज़ डोंट. दिस इज़ रॉन्ग एक्चुअली. ओके, ये जो आपका एटीट्यूड है, दिस इज़ रॉन्ग एटीट्यूड, दिस इज़ नेगेटिव एटीट्यूड. यू शुड मेक पॉजिटिव एटीट्यूड. ओके, इफ़ यू ट्राई टू, अगर आप कोशिश भी करते हैं कि ओके अगर आप किसी से बढ़ने के लिए तो आप बढ़िए, सुपीरियर होंगे बाय गिविंग द नॉलेज. Okay, if you share the knowledge now, you will get lots of information. Don't think if I share any information. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ओके, मेरी इन्फॉर्मेशन मेरे को लगेगा वो यूज़ कर लेगा. जब आप डिस्कस व्हेन यू हैव अ गुड डिबेट. आई हैड डिबेट विद मैनी फ्रेंड्स. मैंने EPF पे मैंने बहुत से EPF जो मेरे काफ़ी बड़े बड़े जो जैसे कि कंसल्टेंट होते हैं उनसे भी मैंने कई बार डिबेट किया हूँ. ओके, जब हम बहस करते हैं या हम बात भी करते हैं, देखो डिबेट इज़ नॉट ऑलवेज लाइक अ बहस. ओके, डिबेट समटाइम्स इट कुड बी गुड, इट समटाइम्स होता है. ओके, कभी ख़राब भी हो जाती है, कभी आर्ग्यूमेंट हो जाती है. बट दैट आर्ग्यूमेंट इज़ वेरी गुड बिकॉज इन दैट आर्ग्यूमेंट यू विल गेट लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. अगर आप बोलते ए तो आपको बी बताता है, अगर आप बात करते सी तो आपको डी बताता है, जेड. सो मे बी आपको उस कोई चीज़ें ना पता हो, आपको उसके मुंह से निकल के पता चल जाए. सो प्लीज़, व्हेन आई हैड अ डिबेट विद गुड कंसल्टेंट, मैनी ऑफ कंसल्टेंट जो मेरे जिससे मेरी बहस हुई है, बातचीत हुई है. ओके, बातचीत बहस कब होती है मेरे, इनफैक्ट दे आर माई फ्रेंड. बट बहस जब होती है जब वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं. वो कभी हो सकता है कि इंसान को नॉलेज नहीं होती है, मेरे को भी कभी कभी नॉलेज किसी चीज़ की नहीं होती है, तो हम स्टार्टिंग में इनिशियल डिबेट करते हैं, फिर बाद में हम मान लेते हैं हाँ भाई कि तू सही है. ओके, आई एम रॉन्ग बिकॉज आई डोंट हैव अ नॉलेज ऑफ दिस. ओके, सो प्लीज़ ओके आप नॉलेज शेयर कीजिए. ओके, इट इज़ माई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल पीपल्स जिनके पास नॉलेज है ऑफ APF और ये ऐसे वर्ल्ड ओवर स्टॉक मार्केट
म्यूचुअल फंड्स। ओके मेरे, अगर आपको कुछ भी इसके बारे में जानना है, सो आई हैव मैनी फ्रेंड्स ऑफ ओके जो कंसल्टेंट है बड़े बड़े, जिनको ये सब चीज़ के बारे में नॉलेज है। मैं सिर्फ PF ESIC पे और यूट्यूब पे ही काम करता हूँ फिलहाल, इसलिए मैं बिज़ी हूँ। तो फिलहाल मुझे काफ़ी लोग ने बोला कि सर्वर तू भी जो है ESIC पे आ जा, चल तू भी तेरे को हम लोग सिखाते हैं, बट नहीं, मैं मना कर देता हूँ। ओके काफ़ी कंसल्टेंट है, चाहे तो मैं सीख लूँ म्यूचुअल फंड्स क्या है, कंसल्टेंट क्या है। मेरे दोस्त है जिसका नाम निखिल है। ओके जैसे कि अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको नंबर दे दूँगा। ओके उसको बहुत नॉलेज है, वो खुद एक जैसे कि क्लासेस चलाता है। ओके वो उसका खुद का, तो उसमें वो लोगों को बुलाता है और वहाँ पे वो सिखाता है। कुछ नॉर्मल चार्जेस रहता है, उसका फ़ीस रहता है। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट या इसके बारे में कुछ भी जानना है तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनका नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगा। हाँ अगर आपको PF निकालना है, ESIC निकालना है, यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम। ESIC निकालना नहीं, सॉरी ESIC पे कुछ कार्ड बनाना है, ऐसा कुछ बनाना है, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी। ओके आई विल रिस्पॉन्ड यू एज सुन एज पॉसिबल। ओके और अगर आपको AC रिपेयरिंग करवाना है, ये सब कुछ अगर आपको सर्विस लेना है, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ना है तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सबके नंबर दे दूंगा। ओके जहाँ पे आप उनसे कांटेक्ट करके आप राय मशवरा ले सकते हैं और आप जुड़ सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग जैसे चीज़ों में। अगर आपको रिपेयर कराना है, AC जैसी सर्विस है, बहुत जैसे कि अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मैं उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दे दूँगा। ओके स्क्रीन पे भी दिखा दूँगा। सो आज के लिए बहुत हो गया, 1 आवर की वीडियो हो गई। एक्चुअली आई रियलाइज, ओ माय गॉड 1 आवर वीडियो। ओके तो चलिए आप देख लेना वीडियो, आप लोगों के लिए मैं नहीं बनाया हूँ। चलिए आधार कार्ड नंबर पे भी हम बात कर लें, तो अदरवाइज़ ऐसा हो जाएगा कि मैंने बोला और आपने मैं वीडियो ना बनाया हो, बताया ना हो, तो ये गलत हो जाएगा। आधार कार्ड पे नंबर अपडेट होना ज़रूरी है। जो भी यूट्यूबर बनाता है आधार कार्ड पे ऐसे नंबर अपडेट करो। सब फेक वीडियो मत देखिए, आपको आधार कार्ड सेवा केंद्र जाना ही होगा। ओके आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, 25 से 50 रुपये तक के फ़ीस रहती है। ओके आप जाइए, आप आधार कार्ड लेके जाइए, आपका आधार कार्ड बन जाएगा। वीडियो लंबी हुई है, वीडियो देखना है, नहीं देखेंगे आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं बढ़ेगी, आप सभी लोगों के लिए है। तो प्लीज़ 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 वॉच दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। Subscribe my channel to get notification whenever we upload next video on YouTube. Please subscribe करिए और सब्सक्राइब करने के बाद ही आप जाइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।